energy stored in a capacitor. अच्छा बच्चों, एक बात जो आपने समझनी है ना वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज मूव करता है दो पॉइंट्स के इन बिटवीन। फर्ज करें ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q, और इस P और Q के इन बिटवीन, बल्कि P और Q ना कहो क्योंकि उससे एक मसला, A का पोटेंशियल है V1, B का पोटेंशियल है V2, और एक चार्ज मूव करता है इन दोनों के इन बिटवीन, यहां से यहां पे ये एक चार्ज मूव करता है, ये चार्ज Q है और ये उसका मोशन है। तो सिचुएशन ये है कि लिखो अ चार्ज स्मॉलर Q, a charge smaller Q, a charge smaller from A to B, moves from A to B, बस ये कहानी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं इलेक्ट्रिक वर्क कितना हुआ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक वर्क होगा उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज होगा। इलेक्ट्रिक वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी होगा V2 माइनस V1, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से। और जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा वो इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल होगा बच्चों, जो चार्ज शिफ्ट हुआ है वो Q है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा V है। ये बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिक वर्क किसके इक्वल होगा? मूव करेगा A से B पे, तो या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करेगा या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज करेगा। जब चार्ज मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो वो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा गेन, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेगा लूज। अब इसके नीचे लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन और लॉस्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट, electrical energy gained or lost by the electrical energy gained or lost by the charge, वो हमेशा इक्वल होती है इलेक्ट्रिक वर्क के। वो हमेशा किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रिक वर्क के। और वो इक्वल होती है Q टाइम्स डेल्टा V के। वो इक्वल होती है Q टाइम्स डेल्टा V के। अब एक सवाल है, ये Q डेल्टा V वाला फार्मूला हर वक्त लगेगा या इसकी भी कोई कंडीशन है? बेटा ये Q डेल्टा V वाला फार्मूला हर वक्त नहीं लगेगा, इसकी भी कंडीशन है। तो लिखें सर Q डेल्टा V इसमें इक्वल टू, साइन नहीं लगेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेगेटिव होगी। नहीं 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 लगाएंगे, नहीं अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। जो ठीक। मैं समझाना चाह रहा हूं अभी आप वो समझ लो पहले। हो सकता है वो साइन का समझाना पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन का समझ समझ के हम आधे हो गए, तो वो साइन पे तो नहीं बैठे रहेंगे ना, अब कोई और बात भी तो हो सकती है। अब कोई और बात जो है वो समझाने दो। लिखो वर्क इज इक्वल टू Q डेल्टा V, वर्क इज इक्वल टू Q डेल्टा V is only applicable, work is equal to Q delta V is only applicable if delta V remains, if delta V remains constant। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, देखो इफ potential difference, if potential difference is variable, if potential difference is variable, then Q delta V, then Q delta V cannot be applied,
बेटा बड़ी आसान सी बात मैंने आपको बताई है, वो ये कि अगर तो डेल्टा वी होगा कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, क्यू टाइम्स डेल्टा। फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या होगा, दैट इज टू बी डिस्कस। रियान ये बात समझ आ गई कि ये फार्मूला हर वक्त नहीं लगता, ये फार्मूला सिर्फ तब लगता है जब डेल्टा वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, देखो, फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो दो चीजें होंगी, एक होएगी बैटरी और एक होएगा कैपेसिटर। फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हम इसका एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे और उसकी करेंगे डिस्कशन। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए बेटा जी ये है आपके पास बैटरी और भाईजान ये है आपके पास कैपेसिटर। एक है आपके पास बैटरी और उसके साथ है कैपेसिटर। अच्छा, अब जो बैटरी है और जो कैपेसिटर है, फर्ज करें बैटरी ने चार्ज रिलीज किया प्लस क्यू, तो कैपेसिटर ने चार्ज गेन कितना किया इस साइड से, प्लस क्यू। ये प्लेट ए हो गई पॉजिटिव और ये प्लेट बी जो है वो हो जाएगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव प्लेट जो है ये कितना चार्ज लूज करेगी, ये लूज करेगी ऑब्वियसली प्लस क्यू। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, प्लस क्यू गेन करेगा। और फर्ज करें जी बैटरी का जो ईएमएफ था, टेकिंग द बैटरी टू बी आइडियल, बैटरी का जो ईएमएफ था वो ई था। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो होगा ई वोल्ट्स पे और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होगा 0 वोल्ट्स पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कितना चार्ज शिफ्ट हुआ, कैपिटल क्यू, और कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स हैं या प्लेट्स हैं उन्होंने भी कितना चार्ज लूज गेन किया, कैपिटल क्यू। अब हमने ये देखना है कि चार्ज का जो ट्रांसफर है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बिटवीन द चार्ज लॉस्ट और गेन्ड, या आपने इसी तरह लिखना है, चार्ज लॉस्ट और गेन्ड बाय द बैटरी or the capacitor. Charge lost or gained by the battery or the capacitor, तो I will say it is 0। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि बेटा जी चार्ज लूज या गेन नहीं हो रहा, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज सिर्फ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ट्रांसफर हुआ है। ये बात समझ आ गई? ना तो बैटरी ने चार्ज गेन किया ना लूज किया, ना कैपेसिटर ने चार्ज लूज किया ना गेन किया। लिखो चार्ज ट्रांसफर्ड, दोनों चीजों का फर्क समझ आ रहा है? Charge transferred between the terminals. Charge transferred between the terminals. तो बच्चों जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है between the terminals of the battery or between the terminals of the capacitor, it is capital Q. Hopefully you understand this. Hopefully you understand this. तो जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है between the terminal of the battery or between the terminal of the capacitor, it is capital. कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज बैटरी का वोल्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो लिखो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, ड्यूरिंग द ट्रांसफर, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, जब चार्ज ट्रांसफर हो रहे उसके इन बिटवीन लिखें ईएमएफ ऑफ द बैटरी, EMF of the battery or volts of the battery, they are E and they are constant. तो मैंने पहले ही कहा था कि जब वोल्ट कांस्टेंट होते हैं फिर फार्मूला लग जाता है। तो लिखो इन ये कांस्टेंट की जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी पे फार्मूला क्यों लग रहा है तो आप कहेंगे क्योंकि जो बैटरी है उसके जो वोल्ट हैं वो कम ज्यादा नहीं हो रहे। जितना मर्जी चार्ज ट्रांसफर कर लो, बैटरी जितना मर्जी एनर्जी लूज कर दे, उसका जो वोल्ट होता है वो कम ज्यादा नहीं होता, जनरेटेड वोल्ट्स। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, उसका फार्मूला बन जाएगा सीधा सीधा, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक वर्क के। वो इक्वल किसके होगा? इलेक्ट्रिक वर्क के। और वो इक्वल हो जाएगा Q टाइम्स कैपिटल E के। हमने फार्मूला कौन सा लगाया? Q डेल्टा V, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन्ड है। बैटरी का एक टर्मिनल है E वोल्ट्स पे, एक टर्मिनल है 0 वोल्ट्स। कुमैल समझ आ गई बात? रियान आपको? बेटा आपको आगे क्लियर है? सर। बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। लिखो फॉर द कैपेसिटर। बताओ कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। फॉर द कैपेसिटर आप ये लिखेंगे, लिखो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर को इनिशियली हम लेंगे जब वो अनचार्ज था, तो कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो होगा 0 वोल्ट। क्या होगा वो? 0 वोल्ट। कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 0 वोल्ट। यानी कि जब कैपेसिटर अनचार्ज था उस पर कोई वोल्ट नहीं थे। फिर लिखो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों कैपेसिटर के ऊपर उतने वोल्ट्स होते हैं जितने बैटरी के वोल्ट्स होते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E वोल्ट्स। तो कैपेसिटर का जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी E वोल्ट्स। तो कैपेसिटर चार्ज होगा 0 वोल्ट से कहां पे? कैपेसिटर जाएगा 0 वोल्ट से कहां पे बच्चों? E वोल्ट पे। तो कैपेसिटर के जो वोल्ट है वो चेंज होंगे 0 वोल्ट से E वोल्ट पे। अब फॉर कैपेसिटर्स volts are changing. For capacitor volts are changing, so basic formula is not applicable. क्या ख्याल है? मैंने क्या कहा था? जब वोल्ट चेंज होंगे फिर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो फॉर कैपेसिटर वोल्ट्स आर चेंजिंग, हेंस बेसिक फॉर्मूला वो लिखने की जरूरत नहीं है जो हमने सीखा था शुरू में। हेंस बेसिक फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। रियान कैपेसिटर के जो वोल्ट्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए वो जो वर्क का बेसिक फार्मूला है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। यहां तक कॉपी कर लो। तो अब कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे? तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे ग्राफ की मदद से। तो अगर वोल्ट्स वेरिएबल होंगे तो फिर कैलकुलेशन ग्राफ से होगी, अगर वोल्ट कांस्टेंट होंगे तो फार्मूला लगाएंगे, अगर वोल्ट वेरिएबल होंगे तो ग्राफ बनाएंगे। समझ आ गई बात? अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। रियान कॉपी हो गया यहां तक? हो गया सर। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पेज पे एक हेडिंग लिखें। लिखें कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी with variable volts, with variable volts। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है विद वेरिएबल वोल्ट्स तो व्हाट इज द मेथड? हेडिंग दे दी। तो पहले तो हम जनरल बात करेंगे। जनरल बात यह है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं चार्ज का वोल्टेज के साथ, सर लिखो क्यू तो वोल्टेज का डिस्टेंस के साथ बना लेते हैं, उसका ग्रेडियंट ई ना भाई ले। ऐसे नहीं, और नहीं होता इस तरह। क्यू इन कूलम्स, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। तो जब वेरिएबल वोल्ट्स होंगे तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा विद द वोल्टेज एक्सिस, किस एक्सिस के साथ एरिया कैलकुलेट करेंगे? विद द वोल्टेज एक्सिस। वो हमें, सॉरी, विद द चार्ज एक्सिस। जो कॉन्स्ट, मेरी बात सुनो,
आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं, वर्क होता है 1 सेकंड के लिए, रुक जाओ, वर्क होता है F इंटू डी, कंडीशन क्या थी, F को होना चाहिए कांस्टेंट, तो एरिया किसके साथ कैलकुलेट किया था, डी के साथ, तो जिसकी कंडीशन होती है एरिया उसके साथ कैलकुलेट नहीं होता, दूसरे के साथ होता है। तो इस ग्राफ पे आप लिख दें एरिया ऑफ क्यूवी ग्राफ, area of QV graph with the Q axis, with the Q axis will be the electrical energy, will be the electrical energy. So area of QV graph with the Q axis will be the electrical energy. अब थोड़ा सा रुक जाओ, सबसे मैं एक बार फिर से आपको ग्राफ से बताना चाह रहा हूं, फॉर अ सप्लाई और अ बैटरी। बच्चों आपने मुझे बताना है, लाजमी नहीं कि वोल्टेज चार्ज वाई एक्सिस पे हो, कभी कभी वोल्टेज भी वाई एक्सिस पे हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वाई एक्सिस पे लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सिस पे मैं लिखूं चार्ज, अब बैटरी जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग बताओ कांस्टेंट होगा या वेरिएबल, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी होगा का कांस्टेंट होगा। हाँ, तो ये आपने बैटरी से चार्ज कितना ट्रांसफर किया था, कैपिटल क्यू, तो ये वाला जो एरिया होगा ना इसके क्यू एक्सिस के साथ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एनर्जी को। तो इसकी जो एनर्जी बनेगी दैट वुड बी, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, ये हो जाएगी Q इंटू ई, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ Q, और किस पे, कांस्टेंट वोल्ट पे, Q एक्सिस, तो एरिया हम लिया करेंगे विद द Q एक्सिस। अच्छा अगर हम Q को Y पे भी प्लॉट कर दें फर्क नहीं पड़ता, अगर हम Q को Y पे भी प्लॉट करेंगे तो मैं ये देखो, अगर बात हो रही है सप्लाई की तो क्या उसकी ईएमएफ चेंज होगी, तो उसका जो मर्जी हम ग्राफ बनाएंगे वो किस पे बनेगा, ई की वैल्यू पे बनेगा। सप्लाई की जो वोल्टेज है वो ईएमएफ है, और ये तो सप्लाई की जो ईएमएफ है इट्स कांस्टेंट, और इधर से ये पॉइंट क्या हो गया, चार्ज। सर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं देखनी कि कौन सी होती है, वो एक्स मेरा एक्सिस चार्ज देखी। जो है ना, चार्ज बात सुनो, तुम्हें बता दिया चार्ज के साथ एरिया लेने, बस बात खत्म। और अगर तुम मुझे मैथ्स में लेके जाना चाह रहे हो जो कि मैं नहीं जाना चाह नहीं रहा, नहीं सर, P3 में तो ये यूं हो यही था गया, ना। बात सुनो, चुप करो, ये देखो जरा, तुम जो पूछना चाह रहे हो वो मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, अब अगली बात ठीक फिर है खुद सर। सुनो, खुश हो गए। ठीक बेटा है मैं कह रहा सर। हूँ एरिया ले लो, पक्के डाल रहे हो, ठीक है बेटा, क्यू के साथ एरिया ले। ये बेटा मैंने ग्राफ बनाया है चार्ज का वोल्टेज के साथ बैटरी के लिए, ठीक है। पहले ग्राफ में आप देखें चार्ज मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ है, ठीक है। बैटरी जो है उसका चार्ज ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर। ये देखें, बैटरी का जब चार्ज ट्रांसफर होगा उसके वोल्ट चेंज होंगे, जो चार्ज वो ट्रांसफर कर रही है वन, ये उसका ग्राफ है, ये बैटरी का चार्ज है, ये बैटरी के लिए ग्राफ है। अच्छा इसी तरह अगर मैं चार्ज को बना दूं वाई एक्सिस पे, अगर मैं चार्ज को बना दूं वाई एक्सिस पे और वोल्ट को मैं एक्स पे भी बना दूं, तो भी बैटरी का जो ईएमएफ है वो तो चेंज नहीं होने लगा ना। तो बैटरी का जो ईएमएफ है ड्यूरिंग द चार्जिंग होगा, जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 1 कूलम, तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा इट वुड बी दिस पॉइंट। जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 2 कूलम, तो भी बैटरी का ईएमएफ ई पे ही होगा। जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 3 कूलम या कैपिटल क्यू, तब भी बैटरी का ईएमएफ ई पे होगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, दिस इज द ग्राफ। बैटरी से आप जितना मर्जी चार्ज ट्रांसफर कर लो उसका ईएमएफ चेंज नहीं होता, और जो एरिया आप कैलकुलेट करते हैं इट इज विद द चार्ज वाला एक्सिस। बेटा ये
this area represents the electrical energy, and for the battery this will be equal to, ये एरिया जो है इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बैटरी के लिए ये बन जाएगा Q टाइम्स E, क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है ना। तो बेटा ये तो हमने बैटरी के लिए देखा है, मैं कह रहा हूं बैटरी पे भी यही वाला मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन हमने अप्लाई किस पे करना है, कैपेसिटर पे। बैटरी अगर हम ग्राफ से भी देखें तो यही बन रहा है। हम कैपेसिटर पे ग्राफ पे जाने से पहले बैटरी का देखना चाह रहे हैं, बैटरी का इस तरह का होगा। तो लिखो फॉर अ कैपेसिटर, फॉर अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो कैपेसिटर का बच्चों फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, आपने पढ़ा हुआ है, और हम जनरली अज्यूम करते हैं कि C इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये बताओ अगर C होगा तो उस केस में Q और V क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर C कांस्टेंट होगा तो Q और V का क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब दो क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो दे गिव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर हम चार्ज का ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज के साथ, ये देखें, ऑन द y एक्सिस वी हैव चार्ज and the unit of charge is coulomb. On the x-axis, we have voltage and the unit of voltage is volts. अब कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे तो उसका चार्ज जाएगा 0 से Q पे, और उसकी जो वोल्टेज होगी वो जाएगी 0 से, फर्ज करें V से, या E पे या V पे। इसको आप V कह दें, E कह दें, फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वोल्टेज। और इसका ग्राफ किस तरह का होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ थ्रू द ओरिजिन, इट इज अ स्ट्रेट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ थ्रू द ओरिजिन। अब कुमैल ये बताओ, अभी इस ग्राफ में तो दोनों साइड्स का एरिया इक्वल है, लेकिन बाय प्रिंसिपल हमें एरिया शेड कौन सा करना है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हमें बाय प्रिंसिपल चार्ज के एक्सेस के साथ वाला एरिया लेना है, हमें बाय प्रिंसिपल ये वाला एरिया लेना है। और ये वाला जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिकल। बेटा समझ आ रही है बात, चार्ज के द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बच्चों इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी, देखो ये वाला एक्सेस है कैपिटल Q, और ये वाला जो एक्सेस है ये वाला एक्सेस है V। कुछ आती है बात समझ? सर जी बेटा जी, हर दफा ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? मैंने कहा है कि हर दफा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मैंने कहा है कि अगर C कांस्टेंट होगा, अच्छा, अगर C कांस्टेंट होगा फिर तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। लेकिन अच्छा, जो जो भी ग्राफ अगर होगा straight उसको line हमने बनेगा, बेटा टॉपिक खत्म होने तो फिर डिस्कस ठीक। करना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म होने के बाद अच्छा देखो, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही बताऊंगा कि अगर C वेरिएबल होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रियान मेरी बात सुनो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब तक बनेगा जब C होगा कांस्टेंट, क्योंकि C इस ग्राफ का क्या होगा, ग्रेडियंट। आप खुद देख लो, अगर हम ये ग्राफ है Q इज इक्वल टू CV, तो इसका ग्रेडियंट क्या बनेगा, C बनेगा ना। तो अगर C वेरिएबल होगा तो फिर ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो अब इस हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए into V। So this is the formula for energy stored in a capacitor. However, ये फॉर्मूला हमें डिसीव करता है, मैं बताता हूं कैसे। वोल्टेज को डबल करोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला बता रहे डबल हो जाएगी, असल में 4 टाइम्स हो जाती है। मैं उसकी वजह बताता हूं। वोल्टेज को चेंज करने से चार्ज भी चेंज होता है। द फॉर्मूला हैज 2 वेरिएबल्स। इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द चार्ज, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज द चार्ज विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। यानी कि Q और V दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई?
अगर आप देखेंगे ना ये वाला फार्मूला 1/2 QV, न्यूमेरिकली ये ठीक आंसर देगा, लेकिन अगर आप एनर्जी को वोल्टेज से रिलेट करना चाहते हैं, दिस इज अ रॉन्ग फार्मूला, क्योंकि वोल्टेज को डबल करने से चार्ज भी डबल हो जाएगा और आप कंफ्यूजन जनरेट कर देंगे। समझ आ गई ये बात? अब आप इसके आगे लिखेंगे, पहली बात आप ये लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, electrical energy stored in a capacitor, क्या बन गया बच्चों फॉर्मूला? 1/2 कैपेसिटर का चार्ज इनटू कैपेसिटर की वोल्टेज, 1/2 इनटू कैपेसिटर का चार्ज इनटू कैपेसिटर की वोल्टेज। बेटा ये फॉर्मूला हर वक्त अप्लाई नहीं होगा, इसकी भी कंडीशन है, ये सिर्फ तब अप्लाई, तो ये फिर ट्रायंगल बनेगी। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ C इज कांस्टेंट। और ये फार्मूला बिल्कुल अच्छा फार्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला में दो वेरिएबल्स हैं। रियान प्रॉब्लम ये आता है कि जब इस फार्मूला में हम वोल्ट को चेंज करते हैं तो चार्ज भी साथ चेंज होता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वोल्ट को डबल करने से एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, वोल्ट को ट्रिपल करने से, के लिए फिर हम ये करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो शो दैट energy stored in a capacitor energy is equal to 1/2 CV square। ये फार्मूला बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें C कांस्टेंट है और ये वोल्टेज का इफेक्ट ठीक बता रहा है। इसमें वोल्टेज की पावर 2 है, तो अगर वोल्टेज का इफेक्ट देखना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 1/2 QV या 1/2 CV स्क्वायर? बेटा 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि Q वेरिएबल है और C कांस्टेंट है, तो फार्मूला वो वाला यूज करो जिसमें एक वेरिएबल हो। समझ आ गई बात? तो पहले तो इसको शो करते हैं, और ये फार्मूला भी सिर्फ कब यूज होगा? जब C कांस्टेंट होगा। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल Q इंटू V। इसके नीचे लिखेंगे सिंस जो Q होता है वो इक्वल होता है बच्चों CV के, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। Q किसके इक्वल होता है? CV के। कर दो सब्स्टिट्यूट, क्या बनेगा? अगर Q की जगह CV पुट कर दें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 और Q की जगह हो जाएगा CV और इनटू हो जाएगा V, तो ये ओवरऑल बन क्या जाएगा फिर? 1/2 CV स्क्वायर। इस फार्मूला का फायदा बताओ। ये फार्मूला ये बता रहा है कि अगर वोल्टेज को n टाइम्स करेंगे तो एनर्जी जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। ये फार्मूला एनर्जी को वोल्टेज से रिलेट कर रहा है क्योंकि 1/c इज अ कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे सिंस 1/c, आप बताएं, सॉरी c, सिंस c इज अ कांस्टेंट और 1/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। और ये फार्मूला हमें ये भी बता रहा है कि इफ voltage is made n times then energy will become, बताओ जरा, अगर आप वोल्टेज को n टाइम्स करेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? then energy will become n square times, then energy will become n square times, मतलब डबल होगा तो 4 टाइम्स। बेटा n का स्क्वायर हो जाएगा ना, V का स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि वोल्टेज और कंफ्यूजन। रियान तुम्हें क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। अच्छा, अब चले जाएं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखें, लिखो शो
show that energy stored in a capacitor can also be written as 1/2 Q square divided by C। 1/2 Q square divided by C, ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। इसका फायदा बताओ, अगेन C कांस्टेंट, Q का इफेक्ट बता रहा है, Q को डबल करेंगे तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, अगेन 4 टाइम्स करते हैं। तो ऐसा फार्मूला जिसमें चार्ज और वोल्टेज दोनों होंगे वो प्रिडिक्शन में यूज नहीं हो सकता। अगर आपने फार्मूला चार्ज की फॉर्म में लिखना है तो वोल्टेज को एलिमिनेट करो, अगर आपने फार्मूला वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है तो चार्ज को एलिमिनेट करो। ये फार्मूला भी उसी से बना है। क्या था वो फार्मूला, E is equal to 1/2 into capital Q into V। इसके आगे लिखो सिंस V किसके इक्वल होता है, V इक्वल होता है Q ओवर C के। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, E is equal to 1/2 into capital Q into V की जगह पे आ जाएगा Q ओवर C। तो Q into Q कितना हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। अब कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले, और तीनों की कंडीशंस। एनर्जी का एक फार्मूला हमने सीखा 1/2 QV, दूसरा फार्मूला हमने सीखा 1/2 CV स्क्वायर। न्यूमेरिकली ये सब फार्मूले इक्विवेलेंट हैं, लेकिन हमने वो वाला फार्मूला प्रेडिक्शन में यूज करना है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, और द अदर फार्मूला could be 1/2 Q square over C। So we have this formula, we have this formula, and we have this formula। कॉपी कर, जो बात सीखी है वो ये है कि ये तीनों फार्मूले तब अप्लाई होंगे, इसके साथ लिख लो, एप्लीकेबल ओनली इफ, कुमैल क्या कहेंगे, हाँ, अगर ट्रायंगल बनेगी तो फार्मूला अप्लाई होगा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा तो फार्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये फार्मूले सिर्फ तब अप्लाई होंगे जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो एप्लीकेबल ओनली इफ, सर लेकिन इनमें से बेटर ये लास्ट 2 है। बेटा न्यूमेरिकली सब फार्मूले इक्विवेलेंट हैं, लेकिन अगर आपने वोल्टेज और चार्ज का इंपैक्ट बताना है तो फिर आपको C या कोई भी दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो प्रिडिक्शन के लिए या आप ये यूज करेंगे या आप ये यूज करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा आप देखो, एप्लीकेबल ओनली इफ द कैपेसिटेंस, एप्लीकेबल ओनली इफ द कैपेसिटेंस इज, क्या कहेंगे, कांस्टेंट। इनमें से कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी तो ये यूज होंगे, अदरवाइज यूज नहीं होंगे। अब लिखो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं, कैपेसिटर ऐसा भी तो हो सकता है कि चेंज हो रहा हो। एक्सेप्शंस हम 2 देखेंगे। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है विद द चार्जिंग प्रोसेस और आप ये फार्मूला लगा देते हैं, और अगर कैपेसिटेंस कम हो रही है तो ये फार्मूला आपको ओवर एस्टिमेशन देगा या अंडर एस्टिमेशन देगा। ये बात समझने वाली है। देखें, कैपेसिटेंस थी वेरिएबल, आपने ये फार्मूला लगा दिया तो या तो ये ओवर एस्टिमेशन होगा या फिर ये अंडर एस्टिमेशन होगा। तो लिखो E is equal to 1/2 QV with increasing capacitance, with increasing capacitance। तो बेटा QV ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ना वो होता ही कैपेसिटेंस है। तो आप ये सोचें, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो ग्रेडियंट क्या होगा बेटा जी, बढ़ेगा। तो चलें जी, बढ़ते हुए ग्रेडियंट के साथ अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, ये देखें, ये Q और ये V, अकॉर्डिंग टू फार्मूला Q इक्वल होता है C टाइम्स V के। तो अगर आप Q का ग्राफ बनाएंगे V के साथ तो ये जो C होगा ये उसका क्या बनेगा बच्चों,
ये C उसका बनेगा ग्रेडियंट। अब आप जरा मुझे बताएं Q का अगर हम ग्राफ बनाएंगे V के साथ, तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो ग्रेडियंट बढ़ेगा या कम होगा? तो ग्रेडियंट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ होगा। अब जरा आप ये सोचें कि आप कैलकुलेट क्या करेंगे और होगा, इज्यूम कर रहे हैं, क्या ख्याल है? जब आप फार्मूला लगा रहे हैं तो आप इसको स्ट्रेट लाइन इज्यूम कर रहे हैं। तो फार्मूला जब लगाएंगे, देखें ब्लैक वाली जो कर्व है वो हो जाएगी एक्चुअल, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो ग्रेडियंट बढ़ेगा। और ये अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो जो पर्पल वाली स्ट्रेट लाइन है ये क्या हो जाएगी? इज्यूम। क्या ख्याल है? क्योंकि फार्मूला तो ये इज्यूम कर रहे हैं कि इट्स कांस्टेंट। तो जहरी सी बात है, जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा, मैं इस एरिया को कहूंगा A2, और फिर हम देखेंगे कि A1 क्या है और A2 क्या है। देख दी ये बात? जो इस तरफ का एरिया ये A1 है, और जो कर्व और स्ट्रेट लाइन के इन बिटवीन एरिया आ रहा है वो A2 है। तो मुझे आप ये बताएं कि फार्मूला क्या कैलकुलेट करेगा? अगर आप फार्मूला लगाते हैं 1/2 QV या कोई सा फार्मूला, वो सिर्फ कैलकुलेट करेगा A1। क्या ख्याल है भाईजान? वो क्या कैलकुलेट करेगा? A1। और एक्चुअल एनर्जी स्टोर क्या होगी? अंडर एस्टिमेशन। आपका जो फार्मूला है वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो असल एनर्जी से कम है। समझ आ रही है बात? आपका फार्मूला कैलकुलेट कर रहा है सिर्फ A1, आपका फार्मूला स्ट्रेट लाइन इज्यूम करके A2 को क्या कर देगा? इग्नोर। तो लिखो एक्चुअल एनर्जी। बेटा जी, जो एक्चुअल एनर्जी है ना इस एग्जांपल में, वो इक्वल है A1 प्लस A2 के। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो ओवर एस्टिमेशन, आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ वाला A1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपने A2 तो कैलकुलेट किया ही नहीं है। कैलकुलेशन इज अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन। और एरर कितना है भाईजान? हाँ, ये हुई ना बात। रियान, अब समझ आ गई बात? वो जो तुम कह रहे थे कि व्हाट इफ इट्स अ कर्व, तो सर A2 जो है, मुझे A2 का कंफ्यूजन ये है कि A2 को वैसे ही निकालेंगे ब्लॉक्स वगैरह करके। गोली मारो यार, निकालेंगे कैसे? बात समझ आ गई कि कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं निकालेंगे, सर बस पता हो। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ इन केस एग्जामिनर ने दे नहीं दिया। निकालना होगा, एग्जामिनर यही पूछेगा, बताओ A1 क्या है, A2 क्या है, वो इसी तरह ठीक का है, सवाल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इफ कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग, फिर क्लास खत्म। बच्चों आप ये बताओ, अगर कैपेसिटेंस कम हो रही है फिर ग्राफ किस तरह का बनेगा? तो तीन बातें हो गई ना, कांस्टेंट कैपेसिटेंस फार्मूला लगाओ, वेरिएबल कैपेसिटेंस या तो बढ़ेगी या कम होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो इफ कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग और आपने फार्मूला लगा दिया, अगर C वेरिएबल था और डिक्रीज हो रहा है, अगेन Q इज इक्वल टू CV, तो इस ग्राफ में C क्या बनेगा? इट वुड बी ग्रेडियंट। बेटा C क्या बनेगा? इट विल बी ग्रेडियंट। अब आपका जो ग्राफ बना बेटा जी, वो बना Q ऑन द Y एक्सिस और V ऑन द X एक्सिस। आपका Q हो गया कूलम्स में, आपका V हो गया वोल्ट्स में, और ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो इन दैट केस आपका जो ग्राफ बनेगा, इट विल बेंड, it will have a decreasing gradient. And you know that if you are assuming it to be a straight line, फार्मूला लगाएंगे तो क्या इज्यूम करेंगे? बताओ भाई कुमैर, स्ट्रेट लाइन इज्यूम करेंगे ना। तो अब हम ओवर एस्टिमेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये A1 और ये A2, अब जो ब्लैक वाला लाइन है वो किसको शो कर रहा है? एक्चुअल को। और जो पर्पल वाला लाइन है वो किसको शो कर रहा है? इज्यूम्ड को। जब फार्मूला लगाएंगे तो अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो बेटा एक्चुअल एनर्जी स्टोर जो है वो इक्वल होगी, एक्चुअल एनर्जी स्टोर्ड बेटा जी इक्वल होगी कि किसके? सिर्फ A1 के। आपकी कैलकुलेशन किसके इक्वल होगी? कैलकुलेशन में आप स्ट्रेट लाइन इज्यूम कर रहे हैं ना। कैलकुलेशन जब आप करेंगे और आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे या कोई भी और फार्मूला,
तो वो आपको बताएगा A1 प्लस A2, क्योंकि कैलकुलेशन तो स्ट्रेट लाइन इज्यूम कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी फिर? ओवर एस्टिमेशन। ये क्या हो जाएगी? ओवर, कुमैल ऐसे ही ना, ओवर एस्टिमेशन। और बेटा जी एरर क्या होगा फिर हमारे पास? तो बेटा जी हमारे पास एरर होगा, लिखो जरा, एरर इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों बताओ, A2 हमारा एरर होगा। चलो जी बच्चों, आज हमने करना था यहां तक। कल हम देखेंगे कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होती है, एक दो एग्जांपल्स करेंगे, और फिर अगला टॉपिक हम करेंगे सेफ वोल्टेज और रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। उसके बाद कैपेसिटर हो जाएगा खत्म। कैपेसिटर के बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। रियान, नो क्वेश्चंस, टेक केयर, खुदा हाफिज।